2.5 वर्ष से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पूरे विश्व की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर थी। हालांकि पीएम मोदी यूक्रेन यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में अहम साबित होगा, क्योंकि इसके पहले कोरिया युद्ध को भी भारत ने रोका था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अहम योगदान था। आइए जानते हैं कोरियाई जंग की पूरी कहानी और इसे रुकवाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या था, और 7 दशक बाद वैसी ही स्थिति में फंसे रूस यूक्रेन के बीच क्या पीएम मोदी समझौता करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्येंद्र शर्मा। दिन 2 अक्टूबर 1950 की आधी रात चीन के विदेश मंत्री झोउ एनलाई ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को समन किया। एनलाई ने एक संदेश दिया कि अगर अमेरिका ने कोरिया में 38 पैरेलल लाइन को पार किया तो चीन हस्तक्षेप करेगा। राजदूत ने उसी रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पूरी बात बताई। नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली तक ये मैसेज पहुंचाया। नेहरू के संदेश को अमेरिका ने गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, चीन भी जंग में कूद पड़ा। तमाम कोशिशों से 3 साल 1 महीने और 2 दिन बाद युद्ध विराम हुआ। तब तक करीब 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। कोरिया एक पेनिनसुलाई है, यानी 3 तरफ समुद्र से घिरा और एक तरफ मेनलैंड से जुड़ा टापू। यहाँ 1904 तक कोरियाई साम्राज्य का शासन था। इस पर कब्जे के लिए 1904 से 1905 में जापान और चीन के बीच भीषण युद्ध हुआ। जापान ने जीत दर्ज की और कोरिया पर कब्जा कर लिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में हार के बाद जापान को कोरिया छोड़ना पड़ा। जापान के हटते ही कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 38 पैरेलल लाइन को बंटवारे की लकीर मान लिया गया। उत्तरी हिस्से में सोवियत सेना और दक्षिणी हिस्से में संयुक्त राष्ट्र की सेना लगाई गई। नॉर्थ कोरिया में कोरियाई कम्युनिस्टों के नेतृत्व में कोरियाई लोक जनवादी गणराज्य की सरकार बनी। साउथ में लोकतांत्रिक तरीके से नेता सिंगमन री के नेतृत्व में सरकार बनी। नॉर्थ का झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ था, जबकि साउथ पूंजीवादी देशों की तरफ झुकाव वाला था। यहीं से विवाद शुरू हुआ। नॉर्थ कोरिया ने 25 जून 1950 को 38 पैरेलल लाइन पार कर साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। कोरिया में युद्ध शुरू होते ही दुनिया की नजर यूएन यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर टिक गई। अमेरिका ने दबाव डालकर यूएन में वोटिंग कराई और साउथ कोरिया की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को सरेंडर कराने वाले अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी कोरिया पहुंची। खतरनाक नापाक बम के साथ अमेरिकी फाइटर उड़ान भरने लगे। अमेरिकी सेना के B-29 और B-51 बम वर्षक विमानों ने नॉर्थ कोरिया के गांव तक को तबाह कर दिया। शुरुआती हिचक के बाद चीन ने नॉर्थ कोरिया का साथ देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी उसने अमेरिका के खिलाफ सेना नहीं उतारी थी। सोवियत संघ भी नॉर्थ कोरिया को हथियार दे रहा था। जनवरी 1951 तक अमेरिकी सेना ने नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सेना को न सिर्फ 38 पैरेलल के पीछे ढकेल दिया, बल्कि यालू नदी के करीब पहुंच गई थी। यालू नदी चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है। ऐसे में चीन को यह डर सताने लगा कि कहीं जनरल डगलस मैकआर्थर अपनी सेना के साथ चीन की सीमा में न घुस जाएं। चीन के इसी डर से उन्हें जंग में खुलकर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। माओ को इशारा मिलते ही यालू नदी के किनारे मोर्चा संभाले चीन के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों ने अचानक अमेरिकी सैनिकों पर धावा बोल दिया। उनका हमला इतना अग्रेसिव था कि अमेरिकी सेना को पीछे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी सेना 38 पैरेलल पर आकर ठहर गई, जो दोनों देशों के बीच का बॉर्डर था। इससे जनरल मैकआर्थर बौखला गए। उन्होंने चीन के अलग अलग शहरों में परमाणु बम तक इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। जवाब में चीन के सुप्रीम लीडर माओ ने कहा कि हम 60 करोड़ की आबादी हैं, अगर 30 करोड़ मारे भी गए तो 30 करोड़ बचेंगे। उस वक्त भारत को आज़ादी मिले महज 3 से 4 साल ही हुए थे। पीएम नेहरू को डर था कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए, इसलिए भारत ने कोई एक पक्ष चुनने की बजाय तटस्थ रहना ही ठीक समझा। भारत ने जंग में अपने सैनिक नहीं भेजे, बल्कि 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट तैनात की। इसने करीब 2 लाख घायल सैनिकों की मदद की, तो वहीं करीब 2300 सर्जरी की। इस दौरान भारत लगातार शांति समझौते की विफल कोशिशें करता रहा। 1952 में एक उम्मीद जगी, जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, इसलिए दोनों पक्षों के 38 पैरेलल लाइन पर स्थित पामनबुजोंग गांव में बैठक की। कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 1.70 लाख युद्धबंदियों पर विवाद बना रहा।
यहीं पर भारत की मजबूत एंट्री होती है। समाधान निकालने के लिए नेहरू ने विशेष राजदूत बीके कृष्ण मेनन को अपॉइंट किया। मेनन ने एक बेहतरीन प्रस्ताव तैयार किया। उन्होंने कहा कि युद्धबंदियों के लिए एक कमीशन बनाया जाए। जो बंदी वापस लौटना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए, जो नहीं जाना चाहते हैं उन्हें यूएन की कस्टडी में रखा जाए। जनरल असेंबली ने यह प्रस्ताव मान लिया, लेकिन सोवियत तैयार नहीं हुआ। नतीजा फिर से जंग छिड़ गई। लगातार कोशिशों के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया ने 1953 में युद्ध विराम पर साइन किए। हालांकि युद्ध बंदियों का मुद्दा अभी भी बना हुआ था। एक नई कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता भारत को दी गई। कई देशों ने इस पर सवाल भी खड़े किए कि क्या भारत इतना बड़ा टास्क पूरा कर पाएगा। सभी 1,70,000 युद्ध बंदियों को एक कैंप में रखा गया। जनरल थिमैया के नेतृत्व में भारतीय सैनिक तैनात थे। अलग अलग बैच में सैनिकों को उनके घर पहुंचा दिया गया। हालांकि जंग के बाद करीब 22,000 सैनिकों ने घर लौटने से इनकार कर दिया। उनकी कस्टडी भारत को मिल गई। अलग अलग रूस के सौंपने के बाद भी 88 बंदी बच गए थे, जिन्हें सेना भारत ले आई। यानी भारत ने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। तो इस तरह कोरिया युद्ध को रुकवाने में भारत का अहम रोल था। तो ही अब जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें भी पीएम मोदी के दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि ये दोनों देशों के जो 2.5 वर्ष युद्ध चल रहा है उसे रुकवाने में भारत अहम समझौता कर सकता है। वहीं यूक्रेन दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा कि वह यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने नजरिए को रखेंगे। मोदी बुधवार को पोलैंड के लिए रवाना हुए और शुक्रवार को कीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में भारत शांति के लिए दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से ही तटस्थ नहीं थे, हमने एक पक्ष लिया और हम शांति के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। भारत बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, ये दोनों शांति के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हमें उम्मीद है कि अपनी सुविधानुसार जेलेंस्की भारत आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा, भारत का मानना है कि दोनों का समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक व्यक्ति पुतिन का एक पूरे देश यूक्रेन के खिलाफ असली युद्ध है। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है। आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बहुत अच्छी बताया। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक बैठक है। मैं प्रधानमंत्री के आने के लिए उनका बहुत आभारी हूं। कुछ व्यवहारिक कदमों के साथ यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर उनके पास कोई विचार है तो हम इस पर बात करके खुश होंगे, लेकिन हम किसी भी प्रस्ताव पर अपने क्षेत्र नहीं बदलेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा उनकी मॉस्को की यात्रा के कुछ हफ्ते बाद हुई है। मॉस्को दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। मोदी ने इटली में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। 1950 के दशक में हुई कोरिया वार और 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में कई समानताएं हैं। उस वक्त भी दो खेमे में बटे थे, एक तरफ चीन सोवियत संघ तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश। इस वक्त भी एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका मदद कर रहा है। दोनों जंग में भारत ने किसी तरफ झुकाव न दिखाते हुए तटस्थ रहने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मामला युद्ध से नहीं शांति से हल होना चाहिए। भारत बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है जो शांति के प्रतीक हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है, इसलिए विवाद सुलझाने में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। क्वाड में भारत की हिस्सेदारी को लेकर अमेरिका उत्सुक है। वहीं ब्रिक्स में पुतिन की चाहत है कि वह मोदी और शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को रूस, चीन और भारत की एकजुटता दिखाएं। वहीं दोनों देशों में छिड़े जंग पर भारत ने शुरुआत से ही अपना स्टैंड साफ रखा है कि यूक्रेन में जंग बम, बंदूक और गोलियों के बीच सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए खत्म होगी। यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने को लेकर भारत पहले से ही कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 महीने में पुतिन और जेलेंस्की के साथ फोन पर 2 बार लंबी बातचीत भी की है। रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में चीन और तुर्की के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन भारत की विश्वसनीयता इन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह समझौता सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उसकी स्वीकृति जरूरी है। इस जंग में इनडायरेक्ट तौर पर कई देश शामिल हैं। शुरुआती में तुर्की ने ब्लैक सी में अनाज की आवाजाही शुरू करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे इसका उत्साह ठंडा पड़ गया।
दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने में तुर्की की भूमिका संदिग्ध है। चीन ने भी यूक्रेन के विदेश मंत्री की मेजबानी की, कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन फिर भी मध्यस्थता धीमी पड़ गई। पश्चिमी देशों को यह भी लगता है कि चीन का पलड़ा रूस की तरफ झुका रहेगा। भारत को रूस और अमेरिका दोनों गंभीरता से ले सकते हैं। मोदी को पुतिन का समर्थन मिलता है। अमेरिका भी भारत को अधिक लचीला और खुले विचारों का मानता है। मध्यस्थता में 7 दशक पुरानी कोरिया युद्ध के दौरान अपनाई स्ट्रेटजी काम आ सकती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश नंदा के मुताबिक शुरुआत में भारत मानवीय आधार पर कैदियों की अदला बदली, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, क्लस्टर बम का इस्तेमाल न करने, युद्ध क्षेत्रों से नागरिकों को बाहर निकालने जैसे समझौतों पर दोनों पक्षों को राजी करवा सकता है। इस प्रक्रिया से पैदा हुए आपसी विवाद में युद्ध विराम भी हो सकता है। इलाकों को डिमिलाइज किया जा सकता है, जिससे रूस और यूक्रेन अपनी अपनी सेनाओं को मौजूदा स्थिति से कई किलोमीटर पीछे हटा ले। इसके बाद विवाद की शांतिपूर्ण समाधान के लिए विवादित क्षेत्रों में लोकप्रिय इच्छा का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शांति सैनिकों द्वारा जनमत संग्रह आयोजित कराने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है। अब देखना होगा कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अगला फरवरी 2025 आएगा तो लगभग 3 साल हो जाएगा और मौजूदा समय में लगभग 2.5 साल युद्ध होते हुए हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दोनों देश आज भी एक दूसरे को खत्म करने की चाहत में आग बबूला हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जो युद्ध चल रहा है इसके बीच भारत समझौता करा सकता है, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश रहा है और हमेशा से दोनों देशों के बीच जो युद्ध चला है उसमें दोनों देशों का साथ न देकर के बीच का रास्ता अपनाने की बात कहा है। चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, एक तरफ भारत रूस से तेल खरीद रहा है, चाहे कोई भी देश हो, लगातार भारत को निशाना बना रहे थे, लेकिन भारत जो रूस से दोस्ती है वो भी कायम रखा है और वहीं अब यूक्रेन के साथ भी व्यापारिक समझौता भी किया है पीएम मोदी के दौरे पर। देखना होगा कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत कितना अहम रोल निभा सकता है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से कोरिया युद्ध को भारत ने रोका था उसी तरह ये 2.5 वर्ष से चल रहा ये भीषण युद्ध रुकवाने में भारत अहम साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।